नमस्कार दोस्तों। प्रेरक कहानियाँ में आज की हमारी कहानी है अहमियत। परी का बुखार फिर तेज हो गया था। मंजरी बेसब्री से सुधाकर का इंतजार कर रही थी ताकि परी को डॉक्टर के पास ले जा सके। गाड़ी की आवाज़ सुनते ही वह बाहर की तरफ भागी। सुधाकर से गाड़ी बाहर ही खड़ी करने को कह अंदर आई और रसोई में जाकर चाय बनाने लगी। सुधाकर का मूड पहले से खराब था। अंदर आकर टिफ़िन मंजरी के हाथ में देते हुए बिफर पड़ा। टिफ़िन देने से पहले चेक कर लिया करो, किस बात की जल्दी रहती है तुम्हें? बस जैसा तैसा खाना बनाकर रख देती हो। मंजरी ने हैरान होकर टिफ़िन खोला। सब्जी ज्यों की त्यों पड़ी थी। क्या हुआ बेटा? पास ही बैठी माँ ने पूछा। होगा क्या, एक तो मसाला नहीं डालती, ऊपर से बिना नमक की सब्जी। ऑफिस में अच्छी फजीहत हुई आज। पता नहीं दिमाग कहाँ रहता है। कल से आप देख लिया करो प्लीज़। कहते हुए सुधाकर वहीं पास में बैठ गया। माँ ने सहमति जताई। मंजरी ने सफाई देते हुए कहा, दरअसल रात परी को तेज बुखार था। मैं देर से सोई थी। सुबह आँख देर से खुली थी, शायद इसलिए जल्दी जल्दी में नमक डालना भूल गई। हमेशा तो नहीं होता ऐसा। हाँ, अब लड़ना शुरू कर दो, अपनी गलती मत मानना। कहते हुए सुधाकर खड़ा हो गया। मैं लड़ नहीं रही, बता रही हूँ। मंजरी ने अपना पक्ष रखा। अरे बहू, चुप हो जाओ। अभी तो थका हारा आया है और तुम हो कि बस झगड़ने लगी। मान लो गलती हो गई, बस हो गया। माँ जी उसे डांटते हुए बोली। माँ जी, मैं झगड़ नहीं रही, बस यही कह रही हूँ। उसकी बात पूरी होने से पहले ही सुधाकर ने उसे डांटते हुए कहा, मम्मी से ऐसे बात क्यों कर रही हो? नहीं हो पाता काम तो बता दो, वो देख लेंगी। तुम सोया करो आराम से। मंजरी को बुरा लगा। वो नाराज़ होकर बोली, ठीक है, अगर आप लोगों को इतनी ही प्रॉब्लम है मुझसे तो मैं चली जाती हूँ यहाँ से। तो चली जाओ, किसने रोका है? सुधाकर लगभग चिल्ला कर बोला। मंजरी रुआसी सी कमरे में आ गई। इस बहस में परी को दिखाने की बात रह ही गई। परी गहरी नींद में थी। उसने माथा छूकर देखा, बुखार कुछ कम था। फिर भी वह चिंतित थी क्योंकि परी रोज की अपेक्षा आज ज़्यादा सुस्त थी और कुछ खाया भी नहीं था। अपनी नाराज़गी भूल वह सुधाकर के पास गई और परी को डॉक्टर को दिखाने के लिए कहा। सुधाकर अभी भी गुस्से में था। उसने मना कर दिया। क्या ज़रूरत है, क्रोसिन देती रहो, डॉक्टर भी वही देगा। मंजरी ने 2 बार आग्रह किया तो वह चिढ़कर बोला, इतना ही है तो जाओ दिखा लो जाकर, मेरे पास नहीं है फालतू पैसे। मंजरी हैरान थी कि सुधाकर किस तरह बात कर रहा है। उसने सास की तरफ देखा। वो चुपचाप बैठी रहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं की। आहत सी मंजरी कमरे में आई, खुद पर खींच पड़ी। ना सब्जी में नमक भूलती, ना ये सब होता। कोई बात नहीं, वह अकेले ही जाएगी दिखाने। दृढ़ता से विचार कर वह तैयार हुई और 5 साल की परी को गोद में लेकर बाहर आ गई। सुधाकर दीवान पर लेट टीवी देख रहा था और माँ जी वहीं बैठ धीरे धीरे उससे बात कर रही थीं। उसे सुधाकर के इस रवैये के साथ साथ सास के प्रति भी गुस्सा आया कि बेटे को समझाने के बजाय उसे भड़का रही हैं। गेट तक पहुंची ही थी कि ससुर की कॉल आ गई। वो अंदर कमरे में बैठे सब सुन रहे थे। उन्होंने मंजरी को बाहर रुकने को कहा। थोड़ी देर में वो आए और कहने लगे, मुझे दुख है कि मेरा बेटा इतना गैर जिम्मेदार है। चलो, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। डॉक्टर ने परी को देखते ही कहा, अरे इस बच्ची को तो निमोनिया है, इसका ये एक्सरे और टेस्ट करा लीजिए। मंजरी घबरा गई। सुधाकर को बुलाने के लिए मोबाइल निकाला। ससुर ने उसे रोकते हुए कहा, रहने दो, उसे परेशान मत करो, सब हो जाएगा, घबराने की बात नहीं।
आधे घंटे में ही रिपोर्ट आ गई। डॉक्टर ने ज़रूरी दवाएं लिख दी और बहुत ध्यान रखने की हिदायत दी। डॉक्टर क्लिनिक से बाहर निकली तो ससुर ने उससे कहा, बहू, मेरी पत्नी और बेटे ने आज ठीक नहीं किया। बेटी नहीं है इसलिए तुम्हारी सास एक बेटी होने की अहमियत नहीं जानती। दोनों बेटे होने का बहुत घमंड है उसे। दोनों बेटों को लड़का होने का दंभ भर रखा है उसने। उसी के प्रभाव में सुधाकर ने ऐसा बर्ताव किया आज। मैं पिता होने के नाते तुमसे एक आग्रह करता हूँ। तुम घर मत जाओ, बल्कि अपने पापा के साथ चली जाओ। वो आ रहे हैं अभी, मैंने बुलाया है। मंजरी ने आश्चर्य से उनकी ओर देखकर कहा, लेकिन पापा जी, ऐसे अचानक? हाँ बहू, उन दोनों को एहसास कराना चाहिए कि उन्होंने गलत किया है। फिर तुम्हारी अहमियत भी तो पता चलनी चाहिए उनको। और सबसे बड़ी बात यह है कि परी की देखभाल तुम वहाँ जाकर अच्छे से कर पाओगी, यहाँ नहीं। मैं वहाँ रोज़ आऊँगा परी से मिलने। जेब से कुछ रुपए निकाल उन्होंने मंजरी के हाथ में रख दिए। उसके पापा आए तो मंजरी चुपचाप मायके आ गई। उसने सोचा, सही तो है, यहाँ मुझे भी आराम मिलेगा और परी का पूरा ध्यान भी रख सकूँगी। वहाँ पर तो सारा दिन कुछ न कुछ काम में फंसी रहती हूँ और कोई कद्र भी नहीं करता। उधर रमेश जी वापस लौटे तो सुधाकर सो रहा था। उनकी पत्नी रमा टीवी देख रही थी। उन्हें देख पूछा, कहाँ चले गए थे बिन बताए? उन्होंने सहज जवाब दिया, बहू के साथ डॉक्टर के पास। क्या बताया डॉक्टर ने? क्या करोगी जानकर, जब तुम दोनों को कोई मतलब नहीं। सुधाकर पिता की तेज आवाज़ सुनकर जग गया। रमा ने दरवाजे की ओर देखकर पूछा, पर वो है कहाँ? गलती तो उसी की थी, सब्जी में नमक। बस अब रहने दो, सुन चुका हूँ सब। क्या क्या कहा तुम दोनों ने? मैं उसे उसके पिता के घर छोड़ आया हूँ, अब रहो आराम से। रमेश जी नाराज होकर बोले। रमा और सुधाकर स्तब्ध थे। रमेश जी पहली बार इस तरह बोल रहे थे। उन दोनों को अच्छी तरह सुनाकर वे कमरे में चले गए। रमा ने बेटे को फिर अपनी बातों में उलझा लिया कि वह चिंता न करे, सब हो जाएगा। लेकिन सुबह उनके लिए परेशानी भरी थी। काम करने की आदत छूटने की वजह से रमा चाय नाश्ता देर से बना पाई और सुधाकर उसे अपना काम खुद करना पड़ा। कपड़े निकालने और एक फाइल ढूंढने में ही देर हो गई। उसने मंजरी को कॉल किया, पर फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। वह खींचते हुए ऑफिस के लिए निकला। इसी तरह 6 दिन बीत गए। घर के सारे काम संभालने के कारण रमा थक गई थी। अब उससे इतना काम नहीं होता था। अपनी अकड़ के कारण उसने ना तो खुद मंजरी को बुलाने की पहल दिखाई और ना सुधाकर को लाने दिया। 2 महीने बीत गए। अचानक वह बीमार पड़ गईं। सुधाकर को भी मंजरी की कमी खलने लगी। उसे बार बार परी की मासूम सूरत याद आने लगी। साथ ही उसे मंजरी के प्रति किए अपने गलत व्यवहार का एहसास होने लगा। उसे अपनी गलती साफ नज़र आने लगी कि उसने मंजरी की परिस्थिति को समझने के बजाय एक छोटी सी बात पर राई का पहाड़ बना डाला। अस्त व्यस्त घर और माँ के द्वारा किसी तरह से निपटाया हुआ काम देख उसे तकलीफ होने लगी। उसने सोचा, आखिर माँ कितना काम करेगी, उनकी भी उम्र हो रही है। मंजरी थी तो घर चमकता रहता था और घर के सारे काम वह कितने सधे तरीके से कर लेती थी। ऑफिस से आकर परी की भोली भाली बातें उसकी थकान मिटा देती थी। अपने झूठे अहम के कारण उसने परी की तबीयत भी नहीं पूछी। एक अपराध बोध सा महसूस होने लगा कि माँ की बातों में आकर
वह अपनी पत्नी और बेटी की अहमियत नहीं समझ पाया। माँ भड़काती रही और वह मंजरी से एक औपचारिक संबंध बनाकर चलता रहा। उसने तय किया कि चाहे कुछ हो जाए, वह अपनी गलती सुधारेगा और उन दोनों को वापस ले आएगा, भले ही उसे झुकना पड़े, माफ़ी मांगनी पड़े। एक सुबह रमा के पैरों में ज़्यादा दर्द होने के कारण वह चाय नाश्ता नहीं बना पाई। उसे भूखे पेट ही ऑफिस जाना पड़ा। शाम को लौटा तो माँ को तेज बुखार था। पापा सिर पर ठंडे पानी की पट्टी रख रहे थे। उसने खुद ही किसी तरह चाय बनाई और ब्रेड मक्खन खाकर रमा से कहा, माँ, मैं मंजरी को लेने जा रहा हूँ। रमेश जी के चेहरे पर खुशी के भाव उभरे, परंतु उसे छिपाते हुए बोले, क्या ज़रूरत है, आराम से रह तो रहे हो। सुधाकर ने सिर झुकाकर कहा, नहीं पापा, मुझे समझ आ गया है सब, इसलिए जा रहा हूँ। रमा धीरे से आँख खोलकर बड़बड़ाई, रहने दो बेटा, किसी के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं। किसी के सामने नहीं माँ, अपनी पत्नी के सामने झुक रहा हूँ, जिसके होने से ये घर घर लगता है, कहकर सुधाकर बाहर निकल गया। रमेश जी ने रमा से कहा, तुम अपनी अकड़ लेकर बैठी रहो, जिसे समझाना था वह समझ चुका। हमारे घर बेटी नहीं हुई, इसीलिए तुम्हें उसकी अहमियत नहीं पता। रमा चुप हो गई। अब क्या करेंगी, कैसे बेटे को वश में रखेंगी। बुखार कुछ कम हुआ तो दवा के असर से वो सो गई। सुधाकर मंजरी को लेकर लौटा। परी उसकी गोद में चिपकी हुई थी। अंदर आते ही मंजरी ने पूछा, ये घर का क्या हाल कर रखा है। तुम नहीं थी, इसीलिए घर का ये हाल हो गया। अब आ गई हो तो सब ठीक हो जाएगा, सुधाकर ने कमरे में प्रवेश करते हुए कहा। ऐसा ही था तो जाने को क्यों कहा। गलती हो गई, तुम्हारे होने की अहमियत समझ नहीं पाया था, सिर्फ तुम्हारी कमियां ही देखता रहा। तुम दोनों से दूर रहकर 2 महीने में ही सब समझ आ गया। अपने कहे शब्दों के लिए माफ़ी मांगता हूँ, पर अब कहीं मत जाना। उसने परी को लेटाने की कोशिश की, लेकिन परी उससे चिपकी रही। सुधाकर उसे लेकर लेट गया। लौटते समय डॉक्टर से मिलकर आया था। अभी परी पूरी तरह ठीक नहीं थी। पूरे 3 महीने का रेस्ट बताया था डॉक्टर ने। मंजरी सास से मिलकर आई, फिर रसोई का हाल देखा तो उसे यह सोचकर हंसी आई कि घर में पत्नी हो तो परेशानी और ना हो तब भी परेशानी। साफ सफाई कर खाना बनाया। रमा और सुधाकर को साधारण सी रोटी सब्जी भी आज पकवान जैसी लग रही थी। सुधाकर के चेहरे पर संतुष्टता साफ झलक रही थी। रात का काम समेटकर जब कमरे में आई तो परी सो चुकी थी, पर सुधाकर जाग रहा था। बिना कुछ बोले वह लेट गई। नाराज़ हो? सुधाकर ने पूछा। मेरी नाराज़गी से किसे फ़र्क पड़ता है? जब काम करने में दिक्कत आई तो आप मुझे लेने आए, वरना इतने दिन में आपने परी का हाल भी नहीं पूछा। मंजरी ने तंज कसते हुए कहा। सुधाकर ने कहा, हाँ वो गलती है मेरी, पर अब ऐसी ही अनेक गलतियों को सुधार लेना चाहता हूँ। तुम दोनों मेरे जीवन का हिस्सा हो। मैं इस बात को नहीं समझ पाया था, अब समझ गया हूँ, इसलिए एक नए सिरे से शुरुआत करना चाहता हूँ। कल ऑफिस से छुट्टी ली है। सुधाकर ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाकर कहा। क्यों? मंजरी उठ बैठी। घर मेरी वजह से बिखरा है, तुम्हारे साथ मिलकर समेटना जो है। सुधाकर का बदलाव देख मंजरी खुश थी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हाथ पर हाथ रखकर कहा उसने, और मन ही मन ससुर का धन्यवाद किया कि उनकी एक छोटी सी योजना सफल हो गई थी। दोस्तों, क्रोध में आकर एक दूसरे को दुख पहुंचाने वाले ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए जिससे संबंधों में दरार पड़े या उनका सम्मान घटे। तो बताइए,
कहानी आज की कैसी लगी? पसंद आई है? लाइक अवश्य कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।